जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we will discuss process costing system। और मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी ऑफ कोर्स वो आप लोग जो है वो डिटेल में समझने के लिए उसको जो है वो देख सकते हैं। मैं ब्रीफली आप लोगों को आज बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम कैसे काम करता है और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम लोग वर्क फ्लो क्या होता है और उसकी कॉस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और जो कॉस्टिंग होती है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम और एक होता है जॉब कॉस्ट सिस्टम। हमने इससे पहले जॉब कॉस्टिंग के हवाले से जितनी भी जो जर्नल एंट्रीज थी वो सीखने की कोशिश की थी। जो डॉक्यूमेंट्स थे जॉब कॉस्टिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और इसके अलावा जो उसकी जो डिफरेंट जो है वो हम लोग जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते थे और उनकी जो है वो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती थी वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर किस तरीके से उनको ट्रीट करते थे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी इससे पहले। अभी जो है वो हमारा क्योंकि हम प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जब हमने कॉस्ट सिस्टम्स को डिस्कस किया था शुरू के लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जो बेसिकली कॉस्ट सिस्टम होता है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दो चीज़ें कैलकुलेट करना। नंबर वन, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना और फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट को करके पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे भी जो हम प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम समझेंगे इसमें भी हम लोग जो है वो यही दो काम करेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट जो है वो हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो कॉस्ट की असाइनमेंट हम करेंगे टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉस्ट की असाइनमेंट हम किस तरह से करते हैं, इसका मतलब ये होता है जी कि हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना होती है कि हमने पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो उसके लिए जो हमारे पास गिवन है, हमने ये कहा जी कि हम जो एक मिनट जी मैं थोड़ा सा ओके। जब हम लोग कॉस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो दो तरह के कॉस्ट सिस्टम है, एक जॉब प्रोसेस कॉस्टिंग और एक जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये मैंने आप लोगों को वैसे पहले भी बताया हुआ है, लेकिन ब्रीफली यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आप लोग जब इसको डिटेल्ड में समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके साथ जो वीडियोस शेयर हैं आप उनको देख लीजिएगा किसी भी वक्त बैठ के। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है कि आप लोग क्या इसमें चीज़ें जो थी वो आपने पॉइंट्स अगर आपको मिस कर जाते हैं तो आप बाद में इसको जो है वो रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। ऐसी कंपनी जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करेंगे कि यूनिट्स बन रहे हों एक ही प्रोडक्ट के, सिंगल प्रोडक्ट बना रही हो और फ्यू प्रोडक्ट्स बना रही हो कंपनी और उसकी बहुत बड़े लेवल के ऊपर उसके यूनिट्स बन रहे हो। तो इस तरह की जो कंपनी होती है जिसमें इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रही हो इन अ लार्ज क्वांटिटी, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को यूज करते हैं। और अगर इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बन रही हूँ, मुख्तलिफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रही हूँ और उनकी जो जो यूनिट्स हैं वो भी लार्ज नहीं हूँ, मीन यू मस्ट से स्मॉल लेवल के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन हो रही हो और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हूँ, तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक जो यूनिट के प्रोडक्ट्स के एक यूनिट हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, मीन होमोजीनियस प्रोडक्शन होती है, एक ही तरह के सारे यूनिट्स हैं। जैसे आपने एक बेवरेजेस कंपनी देखी होगी कोक, जैसे आप लोगों ने नेस्ले के पानी की बोतल देखी होगी, तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो जो बेवरेजेस इंडस्ट्री होती है वो क्या करते हैं, वो कौन सी कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो एक यूनिट दूसरे यूनिट से डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से अलग नहीं होता है, एक ही तरह का होता है, एक ही क्वांटिटी, एक ही शक्ल, एक ही उसका प्रोसेस, एक ही उसकी लुक होती है। तो इस तरह से उसको होमोजीनियस प्रोडक्ट कहेंगे। तो होमोजीनियस जब भी प्रोडक्ट होगी तो हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे,
process cost system. Okay, identical nature of each unit of product enables assigning the same average cost per unit. जब हर एक यूनिट की आइडेंटिकल नेचर होती है, मीन एक ही तरह का जब यूनिट होता है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग जब भी हम लोग उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग एवरेज यूनिट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट्स के ऊपर, तो एवरेज कॉस्ट निकल आती है। लेकिन जब हम लोग अगर जॉब कॉस्टिंग को देखें, तो मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ईच पीरियड, हर पीरियड में बहुत सारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। वहां पे सिंगल प्रोडक्ट बनाई जा रही है और यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू ऑर्डर, और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ऑर्डर पे बनाई जाती है। जब भी ऑर्डर मिलता है, जिस तरह का ऑर्डर मिलता है उस तरह की हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हमने एक ही प्रोडक्ट भी बनानी हो, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि पंखे बनाने वाली कंपनी है, तो उन्होंने एक ही तरह का पंखा बना रहे हैं सारे का सारा, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑर्डर के ऊपर जो है वो जब डिलीवरी देते हैं, ऑर्डर के ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उस सूरत में क्या होगी, कौन सी हम लोग कॉस्टिंग सिस्टम यूज करेंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूज करेंगे। द यूनिक नेचर ऑफ ईच ऑर्डर रिक्वायर्स ट्रेसिंग और एलोकेटिंग कॉस्ट टू ईच जॉब एंड मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ईच जॉब। अब चूंकि हर एक जॉब का एक अलग नेचर होती है, हर एक जॉब के नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक जॉब की जो है वो कुछ स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, हर एक जॉब की जो है वो डिफरेंट जो भी उसकी ऑर्डर होता है उसकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी, चूंकि हम लोगों को जॉब वाइज कॉस्ट चाहिए होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम जॉब वाइज करते हैं, उसके हम रिकॉर्ड्स जॉब वाइज मेंटेन करना होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं। जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पैकेजेस पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो क्या कौन सा सिस्टम यूज करेगी, जॉब कॉस्टिंग सिस्टम है। इसकी तरह से मर्क एंड कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी कौन सा सिस्टम यूज करती हैं, जो है प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम, प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम यूज करती हैं। और पैकेजेस जो इंडस्ट्री होती है, जो पैकेजिंग का काम कर रही होती है, वो भी क्या काम करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। और कोको कोला जो है, जैसे जो बेवरेजेस इंडस्ट्री है, वो भी कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, जो प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। और अगर हम लोग जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो बोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, प्यारा है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही उसकी हर एक की नेचर डिफरेंट हो सकती है, स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज होगा, जॉब कॉस्ट सिस्टम। बिल्डर्स हैं, लार्ज स्केल जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, वो भी क्या यूज करती हैं, जॉब कॉस्ट सिस्टम। और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो जो है, जो मूवीज बनाने वाली कंपनी है, वो भी चूंकि एक एक प्रोजेक्ट हर एक से डिफरेंट होता है, तो इसलिए वो भी कौन सा सिस्टम यूज करती हैं, जॉब कॉस्ट सिस्टम यूज करती हैं। तो याद रखें, अगर आपने दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो उनमें क्या क्या फर्क हो सकते हैं, ये आप लोग जो है वो यहाँ से इसको समझ सकते हैं। और आप इनको जो है वो अगर डिटेल में समझना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मजीद इसको समझने के लिए जो है वो वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग वजह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या है जी, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड और अ कंटिन्यूइंग बेसिस। जब कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एक ही प्रोडक्ट को होमोजीनियस, एक ही तरह की प्रोडक्ट कंटिन्यूस लेवल के ऊपर लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे कर रहे हूँ, तो हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। इज इट क्लियर? तो हमें ये बेसिकली बीइंग अकाउंटेंट ये देखना होता है कि जब हम लोग कॉस्ट कोई भी सिस्टम अप्लाई करते हैं, तो हमें नेचर ऑफ द प्रोडक्शन देखना पड़ती है, नेचर ऑफ द वर्क देखना पड़ता है। उसकी बेसिस के ऊपर हम ये फैसला करते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या कौन सा सिस्टम यूज होना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम एक्यूमुलेट्स कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट। प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम जो होता है वो कॉस्ट किस तरीके से एक्यूमुलेट करता है, बाय डिपार्टमेंट। लेकिन जो जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम है वो कॉस्ट एक्यूमुलेट करता है बाय जॉब। जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा कि पहले हम लोग वर्क इन प्रोसेस करते थे, वर्क इन प्रोसेस जॉब 1, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2, वर्क इन प्रोसेस जॉब 3। तो वो कौन सा सिस्टम था, जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। उसमें हम कॉस्ट किसको चार्ज कर रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस को। लेकिन वर्क इन प्रोसेस का जो अकाउंट बना रहे हैं वो किस बेसिस के ऊपर बना रहे हैं, जॉब की बेसिस के ऊपर बना रहे हैं, हर एक ऑर्डर की बेसिस के ऊपर बना रहे हैं। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, जॉब वाइज कर रहे हैं। ओके,
Process cost system uses departmental production reports to accumulate cost. Process cost system जो है वो डिपार्टमेंटल कॉस्ट रिपोर्ट्स यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट रिपोर्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग जॉब वाइज कॉस्ट रिपोर्ट बनाते हैं। जो कॉस्ट की रिपोर्टिंग होती है वो हम क्या करते हैं, कॉस्ट की एक्यूमुलेशन जो होती है वो क्या करते हैं डिपार्टमेंट वाइज, और उसकी रिपोर्टिंग भी क्या होगी डिपार्टमेंट वाइज। वहां पे जॉब की, जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग जो कॉस्ट की एक्यूमुलेशन करते हैं वो क्या करते हैं जॉब वाइज, और उसकी रिपोर्टिंग भी जो करते हैं वो भी क्या करते हैं जॉब वाइज। और यहाँ पे जो हम लोग रिपोर्ट यूज करते हैं इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, CPR भी बोलते हैं उसको, CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और यहाँ पे जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं जॉब कॉस्ट शीट। क्या कहते हैं, जॉब कॉस्ट शीट। इस सिस्टम के अंदर हम जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं और इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम कंप्यूट पर यूनिट कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन ये जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो क्या होती है डिपार्टमेंट वाइज होती है कि डिपार्टमेंट 1 में कितनी कॉस्ट आई, डिपार्टमेंट 2 में कितनी कॉस्ट आई, डिपार्टमेंट 3 में कितनी कॉस्ट आई। ये इस तरीके से हम लोग जो है एक्यूमुलेट करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम लोग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर जॉब वाइज पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं कि जॉब 1 पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, जॉब 2 पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, जॉब 3 के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई। जैसे पंखे बनाने वाले हैं तो हमने कहा कि पंखे बनाने वालों को एक ऑर्डर मिल गया 1000 पंखे का, तो उन्होंने 1000 पंखे की जॉब स्टार्ट कर ली। तो अब वो जब वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1000 पंखे की कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद उनको एक और ऑर्डर मिल गया 500 पंखों का। अब हैं वो भी पंखे ही, प्रोडक्ट दोनों में ही सेम है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे या कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे, कॉस्ट को रिपोर्ट करेंगे, कॉस्ट को जब हम लोग लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे जॉब वाइज, और जॉब को हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करके टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे जॉब वाइज पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, हो सकता है 1000 पंखे जब हमने बनाए थे तो उसकी पर जो फैन थी वो कॉस्ट डिफरेंट आ रही हो, और जब हमने 500 पंखे बनाए थे तो उनकी पर फैन जो है वो कॉस्ट डिफरेंट आ रही हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग कॉस्ट एक्यूमुलेट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे और कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट करेंगे तो वो हम क्या करेंगे डिपार्टमेंट वाइज हम देखेंगे डिपार्टमेंट 1 में कितनी कॉस्ट लगी, कितने यूनिट बने, तो डिपार्टमेंट 1 की एवरेज कॉस्ट क्या है, फिर डिपार्टमेंट 2 में एवरेज कॉस्ट कितनी है, फिर डिपार्टमेंट 3 में एवरेज कॉस्ट कितनी है, और इन सब को जब हम टोटल करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने निकालनी टोटल कॉस्ट ही है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करते थे जॉब वाइज टोटल कॉस्ट निकालते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे डिपार्टमेंट वाइज को टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और कैसे वो काम करेगा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो दो चीजें आपको समझने की जरूरत है कि जब हम लोग बात करते हैं उसकी कह लें कि प्रोसेसिंग की, तो उसमें हम लोग एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को जो है वो यूज करते हैं कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। प्रोसेसिंग कॉस्ट डिपार्टमेंट क्या होता है, द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड any location in an organization where materials, labor or overhead are added to product। ऐसी लोकेशन जिसमें मटेरियल, लेबर या फिर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो किसी भी प्रोडक्ट में ऐड की जाए उसको हम क्या कहेंगे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। एनी लोकेशन इसलिए यूज किया है कि लोकेशन में हम लोग जो है वो कोई डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, कोई सर्विसेज डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये तीनों चीजें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ही लगती हैं। लेबर भी, मटेरियल भी और एफओएच भी हम लोग जब ऐड करते हैं तो किस में ऐड करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो एनी लोकेशन और एनी डिपार्टमेंट इन विच मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स आर एडेड टू प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट में ये तीन चीजें जहां पे ऐड हो रही हूं उनको हम लोग क्या कहेंगे जी
प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। क्या कहेंगे? द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट आर परफॉर्म्ड यूनिफॉर्मली। प्रोसेस कॉस्टिंग की ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी काम होना है वो यूनिफॉर्मली होना है, एक ही तरह का होना है, कोई फर्क नहीं होगा हर एक यूनिट के ऊपर काम का। जैसे आप गारमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जैसे हम लोग स्पोर्ट्स वेयर की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो ट्रैक सूट्स बना रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं? और अगर वो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कर रहे हैं एक ही डिजाइन की और वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? और पहले कटिंग में जाता है, फिर उसके बाद स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो इस तरीके से जब वो एक फ्लो करता है यूनिट, तो मीन हर एक यूनिट के ऊपर, हर एक ट्रैक सूट के ऊपर एक ही तरह की डिजाइनिंग, एक ही तरह की कटिंग, एक ही तरह की स्टिचिंग, एक ही तरह के बटन लगने हैं, एक ही तरह के उसको शॉपर लगना है, एक ही तरह उसके ऊपर मोनो बनना है। तो इस तरह के अगर एक ही तरह का प्रोसेस हो रहा होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होता है तो उसमें हर एक यूनिट के ऊपर एक ही तरह का काम होना है। इज इट क्लियर? लेकिन जॉब के अंदर क्या होता है, एक जॉब के लिए कोई डिफरेंट हो सकता है। जैसे वही ट्रैक सूट अगर हमने किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए बनाना हो तो हमें उसका लोगो लगाना पड़ेगा, तो वो अलहदा हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए उस सूरत में हम जॉब कॉस्टिंग यूज करेंगे। लेकिन जब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल ली थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, पैनाडोल बन रही है तो पैनाडोल का फॉर्मूला भी एक ही रहेगा, हर एक गोली का वेट भी एक ही होगा, हर एक गोली एक ही प्रोसेस से गुजरेगी, हर एक गोली के 10-10 पत्ते का 10-10 टैबलेट्स का एक लीफ बनेगा, फिर उसको डिब्बियों में पैक कर दिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए क्या कहते हैं कि उनके ऊपर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो काम होता है, वो हर एक यूनिट के ऊपर क्या होता है, सेम नेचर का होता है, मुख्तलिफ नहीं होता। क्लियर है जी? Furthermore, the output of processing departments must be homogeneous. कभी पैनाडोल की आप 4 गोलियां सामने रख के देखें, कोई फर्क होता है तीनों में, चारों में? ये नेस्ले की बोतल है, आप सामने रख के देखें, इनमें फर्क होता है? नहीं ना होता फर्क। तो मीन ये होता है होमोजीनियस, एक ही तरह के जुड़वा, ठीक है कि नहीं? तो मीन सारी के सारे यूनिट्स क्या होंगे, एक ही तरह के होंगे। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फिर हम उस डिपार्टमेंट को, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? और उसके अंदर हम कौन सी कॉस्टिंग यूज करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है ना जी? ओके जी, आ जाइए। कॉस्टिंग इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, मटेरियल, लेबर, चूंकि हमने वही 3 कॉस्ट एलिमेंट ही ऐड करने हैं, मटेरियल ऐड करना है, लेबर है और ओवरहेड्स हैं। In process cost system, the cost of the material and labor are charged directly to department where they are incurred. हम जिस डिपार्टमेंट में मटेरियल लगा रहे हैं हम लोग उसको चार्ज कर देंगे। क्लियर है? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे हम लोग जो जर्नल एंट्रीज करते हैं या जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट को, तो वो किस तरीके से करते हैं, तो आप देखें जरा गौर से कि अगर हम लोगों ने ये कहा, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने प्रोडक्शन को कोई भी कॉस्ट चार्ज करनी है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शाबाश, ऑनलाइन में अगर किसी को याद है वही बता दें। अगर हमने कोई भी कॉस्ट चार्ज करनी है प्रोडक्शन को, कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन, क्या एंट्री होगी? शाबाश, डेबिट। क्या डेबिट बेटे? सर वर्क इन प्रोसेस। जी जी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा। सही है कि नहीं? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस क्या होगा? डिपार्टमेंट 1। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2। फिर इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3। क्लियर है? और क्या चीज चार्ज कर रहे हैं? मटेरियल्स। तो मटेरियल्स को क्या कर देंगे? तो बेसिकली ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने मटेरियल की कॉस्ट चार्ज करनी है और वर्क इन प्रोसेस के अंदर मटेरियल कॉस्ट कैसे चार्ज की जाती है, तो हम ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज चार्ज की जाती है। इज इट क्लियर?
ऑल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज। हम डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को चार्ज करते हैं प्रोडक्शन को, ठीक है ना जी। इस लिहाज से हम लोगों ने फिर वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3 किया, और मटेरियल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते होते हैं। तो जितना जितना मटेरियल, और ये कहाँ से पता चलेगा हमें, ये हमारे पास जो मटेरियल्स की रिपोर्ट आएंगी, जो हमें मटेरियल्स जो रेक्विजिशन मिलेगी उसके ऊपर लिखा होगा। जब भी स्टोर में मटेरियल जाएगा तो जो डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर होगा उसको जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है महीने के एंड के ऊपर या दिन के डेली बेसिस के ऊपर, हर दिन के ऊपर, तो उसको क्या करता है, वो मटेरियल मंगवाता है, मटेरियल को रिक्वेस्ट करेगा स्टोर कीपर को, स्टोर कीपर उसके ऊपर जो है वो मटेरियल इशू कर देगा, और उसके ऊपर लिखा होगा कि ये किस डिपार्टमेंट में मटेरियल जा रहा है। इज इट क्लियर? तो जो जो मटेरियल जिस जिस डिपार्टमेंट में इशू होगा हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट के साथ। क्लियर है जी? और फिर उसके बाद मटेरियल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मटेरियल की एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है जी बात? फिर उसके बाद क्या था जी, इनडायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट कैसे चार्ज की जाती है। दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट एंड indirect. Indirect materials that cannot be directly associated with a particular department are charged to factory overhead. हम क्या करते हैं, जो हम डायरेक्टली किसको असाइन नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो उनको हम कहाँ पे डाल देते हैं, फिर एक जनरल फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। और अगर इसकी एंट्री की बात करता हूं तो क्या करूंगा मैं, इसकी एंट्री क्या करूंगा, FOH अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, और क्या करूंगा, इनडायरेक्ट मटेरियल्स है ना, तो मटेरियल्स अकाउंट क्या कर दूंगा, मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यही आप एंट्री करते थे इनडायरेक्ट मटेरियल्स की। FOH के अकाउंट को आप क्या करते थे, डेबिट, और मटेरियल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी एंट्री लिख सकते हो, इसकी एंट्री कर सकते हो, जो आप मटेरियल जब हम इस तरीके से चार्ज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाती है बात कि फैक्ट्री FOH कॉस्ट इन प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम, मटेरियल आ गई। इसके बाद अच्छा, दरमियान में मैं से कुछ छोड़ के आऊं जी, दो ये पॉइंट हैं, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। ये दो पॉइंट्स होते हैं। सीक्वेंशियल क्या है, एक सीक्वेंस में जब प्रोसेसिंग होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। बात समझ गए? अच्छा जी, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की एग्जांपल किस तरह से समझ लें आप। फॉर एग्जांपल, आपने एक चेयर बनानी है, क्या करना है, चेयर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कटिंग। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आप क्या करोगे, असेंबली। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कोशिश करेंगे, या आप पॉलिशिंग कह लें आप इसको। अगर मैं इसकी बात करता हूं, पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के बाद क्या होगा, कोशिश। इज इट क्लियर? तो मीन जब तक कटिंग नहीं होगी तब तक असेंबली नहीं हो सकती, और जब तक असेंबली नहीं होगी तब तक पॉलिश नहीं हो सकती, और जब तक पॉलिश नहीं होगी तब तक, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। एक क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे, समझ आ गई बात की? क्लियर है? लेकिन अगर ये इनमें से कुछ काम पैरेलल हो रहे हो, फॉलो करें बात को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरह कि कुछ काम क्या है, पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से जब आप लोग इसकी जो बहुत बड़ी एग्जांपल है वो ऑयल रिफाइनरी है। अगर आप ऑयल रिफाइनरी की एग्जांपल लेते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कह लें आप उसको। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन हो गई,
एक्सट्रैक्शन के बाद क्या करना है हमने, रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के बाद हम लोगों ने क्या किया है, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया कि जब हम लोगों ने रिफाइनिंग की है तो रिफाइन के सूरत में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पेट्रोल आ गया, फिर उसके बाद डीजल आ गया, और फिर नेचुरल गैस आ गई। इज इट क्लियर? अब ये देखेंगे कि जब हम लोगों ने एक्सट्रैक्टिंग की है तो वो क्या है, सिंगल प्रोसेस है, और उसके बाद जब हम लोगों ने रिफाइनिंग की है तो उसके अंदर क्या करेंगे, 3 चीजें हमें क्या होंगी, साइमल्टेनियसली निकल रही होंगी। तो ये तीनों प्रोसेसेस क्या चल रहे होंगे, साइमल्टेनियस चल रहे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लियर है? समझ आ रही बात की? तो मीन अगर आपका एक प्रोडक्ट बनते हुए पैरेलल काम हो रहे हो, एक ही प्रोसेस के अंदर क्या हो रहे हूं, मल्टीपल वर्क्स एक ही वक्त में पैरेलल चल रहे हूं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। It is used when after a point some units go through different processing departments than others. एक पॉइंट के बाद जो है वो क्या हो जाता है, जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेसिंग में चले जाते हैं। सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग की मीट प्रोसेसिंग है। मीट प्रोसेसिंग में देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या करते हो, स्लॉटर, ये एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसकी स्किनिंग, स्किनिंग करने के बाद फिर आप क्या करते हो, इसके हिस्से बनाते हो गोश्त के। तो आप क्या करते हो, बोनलेस अलैदा, टी बोन्स अलैदा, बात समझ आ रही बात की? ठीक है ना, रिब्स अलैदा। अब ये जो है ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, पैरेलल काम हो रहे होते हैं। ये वाला काम क्या है, सीक्वेंशियल है। इसके बाद जब एक स्टेज पहुंचेगी तो तब क्या हो जाएगा, अलैदा अलैदा से प्रोसेस चलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? समझ आ रही बात की? K&N की एग्जांपल ले ली। K&N में क्या होता है, मुर्गी वही होती है, लेकिन मुर्गी के बाद में क्या होता है, कुछ का क्या होता है, मीट निकल के नगट्स बनना शुरू हो जाती है, कुछ के पॉपअप्स बनना शुरू हो जाते हैं। समझ के बात को? तो ये सारा क्या है, पैरेलल प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो अक्सर इंडस्ट्रीज के अंदर ये दोनों इकट्ठे होते हैं। शुरू में होता है सीक्वेंशियल और बाद में चल के क्या बन जाता है, पैरेलल, क्योंकि वो मल्टीपल प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं कि वो पैरेलल प्रोसेसिंग में फिर चले जाते हैं। क्लियर है बात? तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है ये मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोलियम रिफाइनरी सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलीन, जेट फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल। केरोसिन ऑयल है, उसके बाद जो है वो हवाई जहाजों में चलने वाला जो ऑयल है वो हो सकता है, इसके अलावा गैसोलीन हो सकता है। तो ये वाले सारे जो है वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक ही रॉ मटेरियल से निकलते हैं, और एक ही रॉ मटेरियल से जब निकल के सेपरेट अपनी अपनी लाइनों में प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं तो वो बेसिकली क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। क्लियर है? ओके जी। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट किस तरीके से होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट किस तरीके से जो है वो हम लोग चार्ज करते हैं। तो अगर हम लोग कॉस्ट के चार्ज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कॉस्ट आर चार्ज डिपार्टमेंट वाइज। इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट इज चार्ज डिपार्टमेंट वाइज। जैसे हम लोगों ने अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को क्या करते हैं, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2, और फिर वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3, और क्या करेंगे, मटेरियल्स अकाउंट, मटेरियल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर लेबर की एंट्री कर रहे हूं तो फिर किसको क्रेडिट करेंगे, पेरोल के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। ये क्या है, मटेरियल्स की एंट्री। अगर आप लेबर की एंट्री करते हो तो लेबर की एंट्री क्या करोगे, ये है डायरेक्ट मटेरियल्स
एंड डायरेक्ट लेबर। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल्स की एंट्री करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3 और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, इसी तरीके से अगर आप लेबर की एंट्री करते हो तो वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3 डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट। और अगर आप लोग इनडायरेक्ट मटेरियल्स और इनडायरेक्ट लेबर की आप एंट्री करते हो तो इनडायरेक्ट मटेरियल की आप एंट्री करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल्स तो आप करेंगे उसके लिए FOH के अकाउंट को डेबिट और मटेरियल्स के अकाउंट को क्रेडिट। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर की अगर आप एंट्री करते हैं तो वो क्या करेंगे, FOH के अकाउंट को डेबिट और पेरोल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट लेबर की एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? तो मीन डायरेक्ट जो होते हैं वो किसको चार्ज करते हैं, हम लोग वर्क इन प्रोसेस को। और वर्क इन प्रोसेस के जो हम पहले हमने पढ़ा था, वर्क इन प्रोसेस जॉब वाइज बनते थे, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट वाइज। इज इट क्लियर जी? ये फर्क है दोनों सिस्टम्स में। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं जी, FOH cost in process cost system. Overhead costs are accumulated from the various journals in the same manner as in job order cost system. जिस तरीके से हम जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम्स के अंदर जो है वो FOH को एक्यूमुलेट करते थे, डिफरेंट जर्नल्स में हम लोग रिकॉर्ड करते थे। जैसे हम लोगों ने इनडायरेक्ट मटेरियल्स के लिए हम लोगों ने मटेरियल्स जर्नल में किया, लेबर के लिए हम लोग जो है वो पेरोल जर्नल बना लेते होते हैं, और बाकी जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम लोग जर्नल बना लेते होते हैं। उन जर्नल्स में से हम लोग, अगर हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बात करें तो हम ये कहते हैं जी हमारे पास एक ही जर्नल है, दैट इज जर्नल। हम लोग सारी की सारी एंट्रीज क्या करते हैं, जर्नल में करते हैं। और एंट्रीज क्या करते जाते हैं, जब जब FOH के बिल आते हैं, हमारे पास फैक्ट्री के खर्चे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, FOH के अकाउंट को क्या करते जाते हैं, डेबिट, और वेरियस एक्सपेंसेस को क्या करते जाते हैं, क्रेडिट करते जाते हैं। समझ आ रही बात की? तो आपको, आपने वो वाली सारी एंट्रीज को ज़हन नशीन रखना है, वो वही वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हेडिंग चेंज करेंगे, बस अकाउंट का जो है वो नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे। गॉट माय पॉइंट? ओके जी। The application factory overhead from a services department is distributed to the production department. फिर applicable जो भी डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है ना, तो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज FOH की एंट्रीज करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उन FOH में से जो सर्विसेज डिपार्टमेंट के FOH होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। पिछले FOH के टॉपिक में आपने ये सीखा है ना, जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि FOH जब भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, FOH अकाउंट डेबिट, जिसको हम FOH कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, ये हम लोगों ने कहा जी डेबिट, और क्रेडिट किसको क्या किया, वेरियस अकाउंट्स को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है जी? ये हमारे पास जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल FOH डे बाय डे। ये डे बाय डे हमने एक्चुअल FOH की एंट्री करते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करते थे बेटे, इसके साथ ही इस एंट्री को हम लोग डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट बनाते थे। क्या करते थे, डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट बनाते थे, जिसमें हम लोग जितने भी डिपार्टमेंट थे हमारे पास, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, चाहे वो सर्विसेज डिपार्टमेंट थे, कुछ होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिनको हम लोग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? वो होंगे। अब उनमें जो जो कुछ भी लगा होगा, और कुछ सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे, तो हम लोग द एंड ऑफ द पीरियड क्या करते हैं, सर्विसेज डिपार्टमेंट के सारे एक्सपेंसेस किसमें शिफ्ट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। जैसे हम लोगों ने सीक्वेंशियल मेथड पढ़ा था, इसके बाद अलजेब्रिक मेथड पढ़ा हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डायरेक्ट एलोकेशन मेथड पढ़ा, मैंने पीछे पढ़ाया है ना आप लोगों को FOH के टॉपिक के अंदर। तो ये वो वाली बात है कि हम लोग क्या करते हैं,
डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट की जो शीट बनाते हैं उनमें से हम लोग उसके जो ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम एंट्री करते हैं। और एंट्री क्या करते हैं हम लोग, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या क्लोजिंग ऑफ FOH टू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल ओवरहेड अकाउंट्स, तो उसमें हम क्या करोगे, हम लिखेंगे जी FOH डिपार्टमेंट 1, FOH डिपार्टमेंट 2, फिर FOH सर्विसेज 1, फिर FOH सर्विस 2। इज इट क्लियर? और FOH कंट्रोल अकाउंट को क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। इस तरीके से हम एंट्री करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा जी कि अब ये जो सर्विसेज वाले थे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने किसमें एलोकेट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो हम लोग फिर क्या करते थे, इसको किसी भी मेथड के तरीके से, डायरेक्ट मेथड हो गया, सीक्वेंशियल मेथड हो गया या अलजेब्रिक मेथड हो गया, इनके तहत हम क्या करेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो हम क्या करते थे, एंट्री FOH डिपार्टमेंट 1, FOH डिपार्टमेंट 2 और FOH सर्विसेज 2। सपोज मैं कहता हूं सर्विसेज 2, पहले हमने सर्विसेज 1 को एलोकेट किया और वो सर्विसेज 2 में चला गया, फिर सर्विसेज 2 की बाद में एलोकेशन करेंगे और क्या करेंगे, FOH सर्विसेज 1 क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले डिपार्टमेंट की एलोकेशन कर ली, फिर उसके बाद हमने दूसरे डिपार्टमेंट की जब की तो वो क्या किया, FOH डिपार्टमेंट 1, FOH डिपार्टमेंट 2 और FOH सर्विसेज 2। क्लियर है? तो ये मैंने एक सीक्वेंशियल मेथड को अप्लाई करके क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ FOH की है। तो यही बात वो ये कह रहा है कि जिस तरीके से हम पहले जॉब वाइज करते थे, बिल्कुल क्या करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो FOH की रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी एलोकेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्लोजिंग करेंगे, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले अपने भी उसमें किया था। The use of predetermined overhead rate is common in a process cost system, but overhead is applied to departments rather than to jobs. इसके बाद हम क्या करते थे, FOH, फिर हम FOH में क्या करते थे, FOH अप्लाइड करते थे। FOH अप्लाइड मैंने आपको बताया था 2 हिस्सों में करते हैं, 2 स्टेप्स में करते हैं। नंबर 1 क्या करते हैं, रेट कैलकुलेट करते हैं, और नंबर 2 क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन 2, अच्छा पहले करते थे एप्लीकेशन टू जॉब, पहले क्या करते थे, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन टू डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, क्या करोगे, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3। और क्रेडिट किसको करोगे, आपके अगर डिपार्टमेंटल FOH अकाउंट है तो फिर क्या करोगे, FOH डिपार्टमेंट 1, FOH डिपार्टमेंट 2, FOH डिपार्टमेंट 3। इज इट क्लियर? समझ आ रही बात की? ठीक है, चूंकि हम डिपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं इसलिए हमें क्या करना है, FOH भी जो क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज करने हैं। क्लियर है? और जब हम FOH अप्लाई करते हैं तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। और चूंकि हमने यहाँ पे जो वर्क इन प्रोसेस बनाने हैं वो क्या बनाने हैं, डिपार्टमेंट वाइज बनाने। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग जो है वो इसमें एंट्रीज को करना सीखेंगे। हम लोग इसके ऊपर जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फोर्स आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैं जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इसकी अकाउंटिंग होती कैसे। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
प्रोडक्ट कॉस्ट इन अ प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। प्रोडक्ट कॉस्ट हम प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम में कैसे निकालते हैं? जो तो बेटे नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री होती है। नॉन डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री क्या होती है? जिसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, एक ही डिपार्टमेंट है, सारे काम क्या हैं एक ही डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो उसमें तो फिर आपको कोई भी इशू ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट पूरा क्या है एक फैक्ट्री, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह का ओपनिंग कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री आर समराइज्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हर एक पीरियड में फैक्ट्री की जो भी कॉस्ट होगी वो हम क्या करेंगे, हर पीरियड के ऊपर समराइज करेंगे, समरी बनाएंगे उसकी। हम हर एक पीरियड के आखिर के ऊपर जो क्या करेंगे, एक पूरी फैक्ट्री की क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। क्लियर होगी बात? ये कुछ सूरत में है जब हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ओके, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती क्या है, जिसमें हमने क्या क्या कॉस्ट लगाई है उसकी एक समरी बनानी है। हमने कहा जी हमने 50,000 का क्या लगाया है मटेरियल, और लेबर कितनी लगाई है, और फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगाए हैं, 35,000। इज इट क्लियर? और ये कब है जी, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। इज इट क्लियर? बात समझ गए? वहां पे हम लोग जॉब कॉस्ट सिस्टम में हम कॉस्ट को इक्यूमुलेट करते थे, किसके लिहाज से, किसके लिहाज से, जॉब के लिहाज से। अब वो जॉब चाहे एक दिन में कंप्लीट हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, एक महीने में हो जाए, या 3 महीने में हो। इज इट क्लियर? वो हम जॉब वाइज इकट्ठी करते थे कॉस्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है, हर पीरियड के एंड के ऊपर क्या करनी है, एक रिपोर्ट बनानी है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो रिपोर्ट बनाएंगे क्या, ड्यूरेशन वाइज। इज इट क्लियर? हम यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनेगी, वो फ्रॉम टू पीरियड के साथ बनेगी। और हर एक अकाउंटिंग पीरियड, हर एक मंथ जो होता है, या 15 डेज हो सकते हैं, या मंथ वीक हो सकता है, वीकली भी हो सकती है, 15 डेज की भी हो सकती है, और मंथ की भी हो सकती है। उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, उसके स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड के साथ हम कहेंगे दिस पीरियड की हमारे पास कॉस्ट रिपोर्ट क्या है। उसमें हम कॉस्ट रिपोर्ट बनाते थे जॉब की। इज इट क्लियर? इसमें हम कॉस्ट रिपोर्ट बना रहे हैं पीरियड की, महीने की, डिपार्टमेंट वाइज महीने की। इज इट क्लियर? अब जब डिपार्टमेंट हो ही ना, तो फिर पूरी फैक्ट्री की महीने की एक ही कॉस्ट एक ही रिपोर्ट बनेगी ना। लेकिन अगर 4 डिपार्टमेंट्स हो तो 4 रिपोर्ट्स बनेगी, और हर महीने 4 बनेगी। इज इट क्लियर? तो मीन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग जो करते हैं वो जॉब वाइज की बजाय क्या करते हैं, मंथ वाइज करते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्शन है और कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, एक चीज बार बार बने जा रही है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा इस पूरे महीने में जो हमने प्रोडक्शन की है उसकी कॉस्ट क्या आई है, इस पूरे महीने में हमने जो प्रोडक्शन की है उसकी कॉस्ट क्या आई है। इज इट क्लियर? बात समझ गए ना? तो इसलिए हम लोग जॉब वाइज नहीं बनाते हैं, बल्कि प्रोसेस वाइज, या फिर पूरी फैक्ट्री के लिए एक खास पीरियड के लिए कॉस्ट रिपोर्ट बनाते हैं। ओके जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और हमने कहा जी पूरे इस पीरियड में हमने कितने यूनिट बनाए हैं, 40,000। और जब हमने 1,60,000 को 40,000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गई, पर यूनिट कॉस्ट। इज इट क्लियर? इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग को एवरेज कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि हम हर पीरियड में नई एवरेज निकालते हैं। फॉलो कर रहे हो बात को? हमारे पास हर पीरियड के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक क्या निकलती है, एवरेज कॉस्ट निकलती है। इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग को हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो मौजूद है, अगर आपने इसको समझना है तो आप इसको डिटेल में देखिएगा, आपको मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर है? व्हाई वी कॉल प्रोसेस कॉस्टिंग एज एवरेज कॉस्टिंग, ये सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। क्लियर है? ओके जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री हो तो, सही है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हों, कॉस्ट यूनिट प्रोडक्ट इज द टोटल यूनिट कॉस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। कॉस्ट ऑफ द यूनिट क्या होगी, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जैसे हमने कहा जी डिपार्टमेंट 1 में 5 रुपए लगे, वहां से निकल के कहाँ जाएगी,
डिपार्टमेंट 2 में हमने कहा जी 5 वो लगे और डिपार्टमेंट 2 में मजीद 10 और लग गए, कितने हो गए टोटल? 15। हमने कहा जब डिपार्टमेंट 3 में प्रोडक्ट गई तो उसके ऊपर मजीद 10 रुपए और लग गए, तो टोटल कितने हो गए? 25। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी? 25। लेकिन ये क्या होगी? एक्यूमुलेट होगी डिपार्टमेंट वाइज। इज इट क्लियर? तो जब हमारा डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होता है तो हमारी कॉस्ट एक्यूमुलेशन जो होती है वो स्टेप्स में होती है, पहले स्टेप पे पहले डिपार्टमेंट में, फिर दूसरे स्टेप पे दूसरे डिपार्टमेंट में। लेकिन प्रोडक्ट क्या करती है? कैरी करती है अपनी कॉस्ट को। फॉलो करो बात को, जो भी डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट होगी वो कैरी होगी किसमें? डिपार्टमेंट 2 में। और जो डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट होगी वो कैरी होगी किसमें? डिपार्टमेंट 3 में। इज इट क्लियर? ओके जी। सर्विसेज डिपार्टमेंट्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और ये एक्चुअल कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम किसको करते हैं? एलोकेट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और कॉस्ट फ्रॉम द प्राइर डिपार्टमेंट्स आर कैरीड ओवर टू द सक्सेसिव डिपार्टमेंट्स, जो मैंने अभी बात की आपको। और मटेरियल्स एंड लेबर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द डिपार्टमेंट्स एंड अप्लाइड ओवरहेड आर चार्ज टू द डिपार्टमेंट। और जो मटेरियल लेबर होती है वो चूंकि ट्रेसेबल होती है, हमें पता है कौन सा मटेरियल हमने किस पीरियड में, किस महीने में, किस डिपार्टमेंट को इशू किया था, पूरा रिकॉर्ड होता है उसका, ठीक है। स्टोर कीपर उसका रिकॉर्ड रखता है कि ये किस डिपार्टमेंट में जा रहा है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये ट्रेसेबल हो जाती है वो वाली कॉस्ट। वी कैन ट्रेस दैट वेयर दिस कॉस्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड, वेयर दिस मटेरियल इज बीइंग कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वो ट्रेसेबल है, तो इसलिए उसको तो हम लोग डायरेक्ट का तो इशू ही नहीं है। वो हम कहते हैं जी जिस डिपार्टमेंट में गया है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट डिपार्टमेंट के नाम से, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3 डेबिट, और क्रेडिट मटेरियल्स हो गया। लेबर भी इसी तरीके से है। अब एफओएच क्या है? एफओएच हमने अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। अगर हमारा डिपार्टमेंट कोई ना हो तो फिर हम एफओएच अप्लाई करते हैं फैक्ट्री वाइज। इज इट क्लियर? फिर हम एफओएच अप्लाई जो करेंगे वो क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वहां पे तो कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो फिर हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट भी नहीं बनाएंगे। क्लियर होगी बात? लेकिन इशू कहाँ पे है? जहां पे डिपार्टमेंट्स हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग में हमेशा क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स होते हैं। सही है? इसलिए मैंने तीनों एंट्रीज आपको सीक्वेंस में बता दी हैं, मटेरियल की भी, लेबर की भी और एफओएच की भी। और उसमें मैंने ये भी समझाने की कोशिश की है कि जब आपके पास सर्विसेज डिपार्टमेंट होते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, दो तरह के डिपार्टमेंट हैं। अगर तो आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही है, सिर्फ सर्विसेज डिपार्टमेंट है ही नहीं, अब सारी की सारी कॉस्ट किसको चार्ज कर रहे हो? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। तो फिर तो रौला ही नहीं है ना एलोकेशन करने का सर्विसेज डिपार्टमेंट वाली कॉस्ट। वो फिर अलजेब्रिक मेथड, डायरेक्ट मेथड और सीक्वेंशियल मेथड लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। फिर आपने डायरेक्टली क्या कर देना है? वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले गए सारे के सारे एक्सपेंसेस। क्योंकि आपके पास सर्विसेज डिपार्टमेंट है ही नहीं। छोटी सी फैक्ट्री है, उसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, सर्विसेज उसमें है ही नहीं। जितने भी बिल आते हैं हम लोग क्या करते हैं? सारे उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देते हैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड शीट के अंदर। क्लियर है? ओके जी। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कॉस्ट फ्लो। जो डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री होती है उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, उसका डिपार्टमेंट फ्लो किस तरीके से आता है। जैसे हम लोगों ने जॉब कॉस्टिंग में भी कॉस्ट फ्लो और प्रोडक्शन फ्लो समझा था, देखा था। इसमें सबसे पहले क्या है? अगर हमारे पास ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है ना जी, या कार्बोनेटेड वाटर है, जो पेप्सी और कोक की बोतल होती है बेवरेजेस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले जब प्रोडक्शन स्टार्ट करना होती है तो जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर होता है वो मटेरियल रेक्विजिशन भेजता है। क्या करता है? किसको? स्टोर को। तो घबरा के क्यों जवाब दे रहे हैं यार? आपको आते हैं? किसको भेजना है रेक्विजिशन? स्टोर रूम में। इज इट क्लियर? कौन बना के भेजता है? प्रोडक्शन सुपरवाइजर। प्रोडक्शन सुपरवाइजर। कौन भेजता है? प्रोडक्शन सुपरवाइजर भेजेगा एक रेक्विजिशन मटेरियल्स की। किसको? स्टोर रूम को। और स्टोर रूम जो है वो उसकी क्या कर देगा? उसकी इशुएंस कर देगा उसको। क्लियर है कि नहीं? जो भी मटेरियल्स आती है। फिर उसके बाद लेबर जो है, लेबर कॉस्ट कहाँ से आएगी? लेबर के टाइम रिकॉर्ड से।
रोजाना एक मजदूर आ रहा है, वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाता है, हाजिरी लगाता है, कार्ड स्वैप करता है, कुछ भी है, मैनुअल रिकॉर्ड लिखता है, साइन करता है, तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम इन एंड टाइम आउट। और जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उसका आगे डिपार्टमेंट भी लिखा जाएगा। तो डिपार्टमेंट वाइज हमें क्या मिल जाएगी, टाइम रिकॉर्ड से लेबर की भी कॉस्ट मिल जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। फैक्ट्री ओवरहेड, applied indirect materials, indirect labor, depreciation on factory equipment etc, ये तमाम खर्चे उसके अंदर शामिल होते हैं और वो FOH अप्लाई किए जाते हैं प्रोडक्शन किसको, FOH एक डिपार्टमेंट को। ये तीन कॉस्ट किस में शामिल की जाती हैं, एक डिपार्टमेंट के अंदर। इज इट क्लियर? बात समझ गए? ओके। अब मैं अगर ये कहूं कि इसकी जो एंट्री होती है वो क्या होती है, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, फॉर्मुलेटिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट असाइंड टू फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट। तो मैं वर्क इन प्रोसेस कौन सा डिपार्टमेंट, फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। पहले मैंने फॉर्मुलेटिंग बाद में लिखा है, डिपार्टमेंट पहले लिखी है। वर्क इन प्रोसेस फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट, डेबिट और क्रेडिट किसको करूंगा, मटेरियल्स को क्रेडिट करूंगा, फिर क्या करूंगा, पेरोल को क्रेडिट करूंगा, और फिर क्या करूंगा, FOH कौन सा, फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि मैं FOH के भी क्या कर रहा हूं, डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंट बना रहा हूं। तो मुझे FOH जब अप्लाई करना है तो क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज अप्लाई करना। क्लियर है? तो ये मैंने जो एंट्री की है ये क्या की है, कॉस्ट चार्ज टू फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट। ये मैंने कॉस्ट चार्ज की है फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट को। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय लीटर्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट इन फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट। और जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इज इट क्लियर? मैंने कहा मैंने टोटल जो है वो इसके ऊपर कॉस्ट लगाई है वो 1 लाख लगाई है। इसके अंदर मेरे पास जो है वो 10,000 लीटर जो है वो मेरे पास ये वाला जो कार्बोनेटेड वाटर बना है फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरे पास जो है वो आ गई है कितना जी, 10 पर, क्या आ गई है, 10 पर लीटर मेरे पास पहले डिपार्टमेंट में कॉस्ट आ गई है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? तो मीन इस तरीके से मैंने क्या किया है, पहले डिपार्टमेंट में कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर लिया। क्लियर? अब मैंने क्या किया कि अब मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेजूंगा ये वाली कॉस्ट। अब ये वाली कॉस्ट वो ट्रांसफर हो गई है किसमें, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। अब उसमें मैंने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग, मीन फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट थी, जो ये वाली कॉस्ट थी, जो मैंने 10,000 यूनिट कंप्लीट किए हैं, इनकी कॉस्ट मैंने आगे ट्रांसफर कर दी तो वो यहाँ पे आ गई। इज इट क्लियर? ओके। मैंने ये कहा जी कि ये 1 लाख की कॉस्ट कहाँ से आई है, ये जो फॉर्मुलेटिंग डिपार्टमेंट से इधर को ट्रांसफर हुई है। प्लस इसके अलावा मैंने कुछ मटेरियल इसमें भी ऐड किया है, कुछ लेबर यहाँ पे भी लगाई है और कुछ FOH यहाँ पे भी लगाए हैं। और उसकी एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोसेस, और कौन सा डिपार्टमेंट है, वर्क इन प्रोसेस बॉटलिंग डिपार्टमेंट डेबिट, और क्रेडिट किसको क्या करूंगा, मटेरियल्स, पेरोल और FOH। और इसमें मैंने मुख्तलिफ जो है वो कॉस्ट लगा दी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैंने 20,000 का मटेरियल इधर लगाया है, चलिए कम कर लेते हैं इसको, 10,000 का मटेरियल इधर लगाया है, मीन इसमें मैंने 15,000 की लेबर लगा दी है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने तकरीबन जी 15,000 के ही इसके ऊपर FOH लगाए। तो कितने हो गए, 30 और 10 40। इज इट क्लियर? अब मैंने ये कहा कि 1 लाख कॉस्ट तो आई पिछले वाले डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट ने मजीद कितनी कॉस्ट ऐड की, 40,000।
क्लियर है? और टोटल कितनी कॉस्ट हो गई? 1,40,000। और इसमें मैंने कितनी बॉटल्स बनाई, कितने लीटर्स बनाए? यहाँ पे अब नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगी। तो मैं कहता हूँ 1-1 लीटर की बॉटल थी, तो मैंने 10,000 लीटर थे, तो मैंने कहा जी 10,000 बॉटल्स बन गई मेरी। तो मेरे पास पर यूनिट पर बॉटल कॉस्ट क्या आई? कि इस तरह से अगर हाफ लीटर की बॉटल्स थी, हाफ लीटर की कितनी बॉटल बनेगी 10,000 लीटर में? 20,000। तो 20,000 बोतलें बनाई यहाँ पे। तो पर बॉटल फिर कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 7 पर बॉटल। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें जरा गौर से कि यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है वो एक तो पिछले डिपार्टमेंट की आ रही है, प्लस इसमें इस डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट ऐड हो रही है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कॉस्ट जो है वो हमारे पास इक्यूमुलेट होती है। इस तरीके से हम लोग कॉस्ट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इक्यूमुलेट करते हैं। मजीद समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं जी। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, सपोज 3 डिपार्टमेंट हमारे पास। हमने पहले डिपार्टमेंट में 3 चीजें लगाई, क्या क्या बेटे? मटेरियल, लेबर, एफएच। मटेरियल, सपोज मैं ये कहता हूं मटेरियल हमने लगाया जी 50,000 का, लेबर हमने लगाई है जी 60,000 की, और FOH हम लोगों ने लगाए हैं चले जी हम लोग कहते हैं जी 40,000 की। क्लियर है? टोटल कॉस्ट कितनी लगाई है? 1,50,000 की। क्लियर है? अब मैं अगर इसकी एंट्री करता हूं तो क्या करूंगा एंट्री इसकी? वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 कितनी अमाउंट से? 1,50,000 से। और क्रेडिट क्या करूंगा? मटीरियल्स कितनी अमाउंट से? 50,000 से। फिर क्या करूंगा? पेरोल 60,000 से। फिर क्या करूंगा? FOH कितना करूंगा? 40,000 से डिपार्टमेंट 1। ओके। अब इसके बाद अब ये वाली कॉस्ट है वो मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दी किसके अंदर? डिपार्टमेंट 2 में। मैंने जितनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी सारी की सारी कंप्लीट करके क्या कर दिया, महीने के एंड के ऊपर उधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? अब मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे मैंने जो ये वाले जो यहाँ पे थी, ये मैंने इसमें से 15,000 यूनिट्स बनाए। कितने यूनिट्स बनाए? यूनिट्स कंप्लीटेड 15,000। और पर यूनिट कॉस्ट क्या आई इस डिपार्टमेंट में? पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? 1,50,000 तकसीम 15,000 तो क्या आ गई? 10 पर यूनिट। समझ के बात को? ओके। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने ये वाले जो यूनिट्स थे अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए। अब इस डिपार्टमेंट में क्या क्या कॉस्ट आई? कौन सी कॉस्ट है? पहले डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट कितनी थी? डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट इधर जो ट्रांसफर हुई है 1,50,000। फिर उसके बाद इसमें और ऐड किया मटेरियल। मैं सपोज कहता हूं जी 20,000 का मटेरियल लगाया। फिर इसके बाद और क्या लगाई हमने? लेबर। तो हमने कहा जी इसके ऊपर जो हम लोगों ने 20,000 की लेबर लगाई। और फिर हमने कहा जी FOH, तो हमने कहा जी इसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो 10,000 के FOH लगाए हैं। क्लियर है? तो टोटल हमारे पास जो है वो कितना बनी अब कॉस्ट? 2 लाख। क्लियर है जी? ओके। अब इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप लिखेंगे क्या जी? वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2। समझ आ रही बात की? ओके। और यहां से कुछ कॉस्ट भी तो इधर आई थी, तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये इधर कॉस्ट शिफ्ट कर रहे हैं ना,
तो जब ये इधर दे देगा तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मीन जिस डिपार्टमेंट से कॉस्ट अगले डिपार्टमेंट में मूव कर रही है तो उसका वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम। वर्क इन प्रोसेस क्या है, एसेट। एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। फॉलो करें बात को। तो मीन वर्क इन प्रोसेस से कॉस्ट 1 से किस में चली गई है, 2 में। तो हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर इसके अलावा क्या करेंगे, मटेरियल्स को भी क्रेडिट। फिर इसके अलावा क्या करेंगे, पेरोल को भी क्रेडिट। और इसके अलावा क्या करेंगे, FOH डिपार्टमेंट 2 को भी क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट क्या होंगी, ये वो वाली कॉस्ट है जो डिपार्टमेंट 1 ने भेजी है इसको। फिर उसके बाद ये क्या है, मटेरियल कितना है, 20,000 का। फिर पेरोल कितना है, 20,000 का। और FOH कितना है, 10,000 का। और टोटल कितना है, 2 लाख की कॉस्ट ये आ गई। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इनमें से जो ये 2 लाख की कॉस्ट बनी है, यूनिट फिर उतने ही है 15,000। इन्होंने भी जो यूनिट आगे शिफ्ट किए थे वो सारे के सारे क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। या इनमें से जो है वो कुछ यूनिट जाया हो गए या इस तरह से, उसकी ट्रीटमेंट हम बाद में सीखेंगे। अभी हम सिंपल सिर्फ फ्लो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब आपके पास यूनिट कॉस्ट क्या आएगी बेटे, फिर यहाँ पे यूनिट कॉस्ट आएगी क्या जी, 2 लाख तकसीम 15,000। तो क्या आ गई, कितनी कॉस्ट आ गई बेटे, 13.33 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब हम कर लेते हैं डिपार्टमेंट 3 में क्या होगा। अब डिपार्टमेंट 3 में क्या है, सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आएगी, डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट। अब डिपार्टमेंट 2 से कितनी कॉस्ट आ रही है, 2 लाख की। अच्छा, ये वाली कॉस्ट किसमें शिफ्ट हुई थी, इधर। और ये वाली मिला के सब सारी कॉस्ट किसमें आ गई, इधर। उसके बाद क्या है, मटेरियल। फिर क्या है, लेबर। और फिर क्या है, FOH। तो सपोज हम ये कहते हैं जी मटेरियल 10,000 का लगा, लेबर जो है वो इसके ऊपर 10,000 की लगी, और 5,000 के इसके ऊपर क्या लग गए हैं, FOH लग गए। क्लियर है। अब बताएं जी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 2,25,000। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3 डेबिट कितनी अमाउंट से, 2,25,000 से। फिर उसके बाद क्या है, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2 कितनी अमाउंट से क्या करेंगे, क्रेडिट इसको, जो हमने यहाँ पे शिफ्ट हुई है कॉस्ट 2 लाख से। फिर उसके बाद क्या है, मटेरियल्स। फिर क्या है, पेरोल। फिर क्या है, FOH डिपार्टमेंट 3। और अमाउंट कितनी है जी, 5,000 ये है, 10,000 ये है, और 10,000 ही ये है। ओके, और इस तरीके से आप अगर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय वही 15,000 यूनिट हैं, तो कितनी आ जाएगी, 2,50,000 तकसीम 15,000, सॉरी 2,25,000, सॉरी 2,25,000 15 आ गई पर यूनिट, 15 पर यूनिट कॉस्ट आ गई जी। इस तरीके से कॉस्ट क्या होती है, प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट होती है। एनी प्रॉब्लम, सब समझ आ गई है, ठीक है नहीं। तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो आपको मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आएगी। कुछ कंफ्यूजन्स हैं, ऑफ कोर्स वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। चले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, उसके ऊपर हम अगली क्लास में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या है जी कि हम कितने, हम ये ले रहे हैं कि कितने यूनिट कंप्लीट हुए हैं, 15,000। तो हमने ये कहा जी इसमें हमने 20,000 यूनिट स्टार्ट किए थे, 15,000 इसमें से कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 5,000 यूनिट अभी क्या हैं, इनकम्प्लीट है। फॉलो करें बात को। तो जो इनकम्प्लीट यूनिट है ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है।
अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि उनकी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। ठीक है, समझ के बात को, और वो मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा। बीकॉम किस किस ने किया हुआ है आप में से? आपने बीकॉम किया है, और आपने बीकॉम नहीं किया हुआ, आपने क्या किया बेटे ने? हाँ हाँ, BScs किया है। ओके, आपने ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसमें आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था? नहीं पढ़ा, याद ही नहीं। ओह माय गॉड। ओके, कोई पसंदीदा टीचर नहीं थे? सर मैंने पढ़ा था, लेकिन सिलेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए थे। ओ नहीं, इधर तो मैं आपको जो है ना वो चीजें कराऊंगा कि आप जो है ना वो एक दफा परेशान हो जाएंगे, अच्छा ये भी होता है। ठीक है कि नहीं? और आपने क्या किया था बेटी ने? ADP I2 IT, ओके। और अच्छा, इसका मतलब है ये आप पहली दफा पढ़ रहे हो ये वाले टॉपिक्स? अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक, कोई बात नहीं। देखो बेटे, आप अगर अपने दिमाग से लॉजिकली समझ के पढ़ोगे ना, समझ के करोगे, तो फिर आपको कोई इशू नहीं। बेसिक्स वही है। यहाँ पे भी हमने देखो एंट्री जो की है वो तो बेसिक वही है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड हुई है कि पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट भी क्या होनी है, अगले डिपार्टमेंट में आनी है। सही है कि नहीं? तो इसकी एक ट्रीटमेंट है, बस सिंपल सी, और कुछ भी नहीं है। तो वो हम लोग जो है वो इंशाल्लाह जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। ओके जी, हम लोग जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास बच्चे मौजूद हैं उनकी अटेंडेंस में लगा लेता हूँ, बाकी लोगों की अटेंडेंस में जो है वो अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी ने सवाल पूछना है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं बेटे ऑनलाइन में।